नमस्कार सभी श्रोताओं और दर्शकों को। आज हमारे चैनल ऐतिहासिक यात्रा की यात्रा निकलकर पहुंच गई है कलिंग युद्ध पर। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो प्लीज मुझे लाइक शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। अभिलेखों का प्रचलन अशोक ने ही शुरू किया था। राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा गया और गिरनार के 8वें शिला अभिलेख के अनुसार वे 10वें वर्ष में संघ में शामिल हो गए। ये युद्ध 262-261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। इसमें सम्राट अशोक विजयी हुए थे। ये युद्ध कलिंग के राजा अनंत पद्मनाथन और अशोक सम्राट अशोक के बीच हुआ था। इसमें सम्राट अशोक विजयी तो हुए, लेकिन ये एक ऐसा युद्ध साबित हुआ जिसने संसार में पहली बार बहुत कुछ बदल कर रख दिया। आइए आज नजर डालते हैं इस युद्ध के कुछ कारणों पर। कलिंग विजय से अशोक अपने साम्राज्य में पहले तो विस्तार करना चाहते थे, जो उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी। सामरिक दृष्टि से भी ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। जमीन और समंदर दोनों रास्तों पर दक्षिण भारत जाने वाले मार्गों पर कलिंग का नियंत्रण था। यहाँ से दक्षिण पूर्वी देशों से सीधे संबंध बनाए जा सकते थे। भारत के सभी प्रांतों को अपने अधीन करने के बाद कलिंग ही ऐसा राज्य था जो बच गया था। इसको मौर्य साम्राज्य के अधीन करने के बाद विदेशी शक्तियों द्वारा भारत पर आक्रमण से सुरक्षा में आसानी हो गई। ये युद्ध धौली की पहाड़ियों पर लड़ा गया था। अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने भी एक असफल प्रयास जरूर किया था इसे जीतने का। तो जब ये हार अशोक के दिमाग पे पूरी तरह छाई रही, इस हार का बदला भी लेने के लिए कहते हैं कभी कभी लोग कि अशोक ने ये युद्ध लड़ा। और एक मछुआरन थी जिसका नाम था करुआकी। एक मुख्य कारण ये भी था जिससे अशोक का प्रेम था और जिसके लिए ये युद्ध लड़ा गया। कलिंग शांतिपूर्ण और कलात्मक रूप से कुशल लोगों का एक समुद्र क्षेत्र था। कलिंग के उत्तरी भाग को उत्कल कहा जाता था। कलिंग के लोग पहले ऐसे नागरिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम नौसेना का प्रयोग किया और व्यापार के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की यात्रा की। कलिंग का समाज वनजातीय और हिंदू धर्म का मिश्रण था। कलिंग नंद साम्राज्य के अधीन था, जिन्होंने 321 ईसा पूर्व में अपने पतन तक अपनी राजधानी मगध से शासन किया था। अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसे जीतने की कोशिश की थी। अशोक जब सम्राट बने तो उन्होंने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिलाने की भरसक कोशिश की। शुरू में कलिंग मौर्यों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी था, क्योंकि यह मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र और मध्य भारतीय प्रायद्वीप में संपत्ति के संचार को बाधित करता था। कलिंग ने बंगाल की खाड़ी में व्यापार के लिए समुद्र तट को भी नियंत्रित कर रखा था। भारत के इतिहास में कोई भी युद्ध ना तो अपनी तीव्रता की दृष्टि से और ना ही अपने परिणामों की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है जितना अशोक का कलिंग युद्ध। मानव इतिहास में कोई युद्ध किसी विजेता के हृदय परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं बना जितना कलिंग युद्ध से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। मानव जाति का इतिहास युद्धों से भरा पड़ा है, लेकिन किसी युद्ध के पश्चात शांति का सृजन नहीं हुआ। कलिंग युद्ध के पश्चात ही ऐसा हुआ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात राज्य के लिए रक्तपात करने वाले अशोक को कलिंग युद्ध के पश्चात धर्म में परिवर्तित होते संसार ने देखा। अशोक ने कलिंग युद्ध केवल अपनी सामर्थ्य, संपत्ति और सीमाएं बढ़ाने के लिए किया था, लेकिन इतना रक्तपात देख उसे आत्मग्लानि होने लगी। इस युद्ध में कलिंग पक्ष के लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए और अशोक की सेना लगभग इतनी ही कम हो गई। हालांकि उड़िया लोग इसे नहीं मानते। कलिंग युद्ध एक तरह से देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य का पतन साबित हुआ, क्योंकि इसके पश्चात अशोक ने रक्त और लोह की नीति को त्याग दिया, जिससे आंतरिक और बाह्य सुरक्षा खतरे में पड़ गई। अशोक एक ऐसा सम्राट हुआ जो सिक्के के दो पहलू की तरह था। एक पहलू रक्त से भरा है तो दूसरे में धर्म और न्याय बसता है। अशोक, जिसका पहले से ही बौद्ध धर्म की ओर आकर्षण था, अपने शेष जीवन में अहिंसा और धर्म के रास्ते पे लगा दिया।